सभी साथियों को नमस्कार। आज जो CITU हमारे मज़दूरों का संगठन है, एक जुझारू और मजबूत संगठन है और इसका जो जन्म है एकता और संघर्ष के नारे के साथ 30 मई 1970 को हुआ है। अभी 50 वर्ष गांठ अभी मनाई गई है। तो CITU का जो नारा था एकता और संघर्ष, बाकायदा तौर से इसको साकार किया गया और हमने देखा कि जिस प्रकार से नवोदारीकरण की नीतियां इस देश में लागू की गई, उस अलग अलग मजदूर संगठन अलग अलग तरीके से लड़ते थे, लेकिन CITU का जो नारा था उसको साकार करते हुए CITU के नेतृत्व ने इस देश की तमाम 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जो अलग अलग विचारधारा, चाहे BMS और इंटक की बात हो, दोनों को एक साथ ला करके जिस प्रकार से आंदोलन इस देश में किया, एक मिसाल के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। और CITU ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ल्ड फेडरेशन ट्रेड यूनियन में अहम रोल CITU का है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करते हैं इस देश से ही, और प्रगतिशील विचारों का संगठन है। तो इस संगठन ने ये जो लॉकडाउन शुरू हो रखा है, अब अनलॉक फर्स्ट आया है, तो इसमें अपने कार्यकर्ताओं तक इशू को पहुंचाने के लिए एक श्रृंखला के तौर पर एक बनाया है कि अलग अलग टॉपिक को लेकर के वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं। तो इसलिए निश्चित तौर से आज जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और जो निजीकरण, इसको लेकर के जो टॉपिक मुझे दिया गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ये इसकी ओर से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उदय की भूमिका है, पृष्ठभूमि है, सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में कैसे आया, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, तो निश्चित लड़ाई में बहुत अलग अलग विचारों के, अलग अलग समुदायों के लोग लड़ रहे थे और एक सपना उनके सामने था कि हमें आज़ादी मिलेगी, सबका समान विकास होगा, रोजगार मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये तमाम विकास इस देश में होगा। और इस लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद और देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो जो संविधान था उसमें निश्चित तौर से हमारा जो देश होगा, जो स्टेट है, वो कल्याणकारी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी राज्य होगा। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने का काम देश की सरकार का होगा, स्टेट का होगा। और अगर ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम देश की सरकार का होगा, तो निश्चित तौर से हमें सरकारी ढांचा चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र चाहिए, यानी कि सरकारी विभाग चाहिए। और सरकारी विभाग चाहिए तो उसको खड़ा करने के लिए पैसे की भी आवश्यकता है। तो देश की आज़ादी के बाद में इस देश में धन दौलत की काफ़ी कमी देखी गई। तो इस देश के जो उद्योगपति, पूंजीपति, जो कोई बड़ी पूंजी के मालिक उस तरीके से नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके वो पूंजीपति थे, उनको कहा गया कि आप इस पब्लिक सेक्टर को खड़ा कीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा कीजिए, इसमें अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करके इस देश के विकास में अपना सहयोग दीजिए। लेकिन ये जो हमारे देश के पूंजीपति थे,
इनको ये लगता था कि अगर हम इस सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा करने में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं थी कि वो रिटर्न हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने मना किया। तो तत्कालीन सरकार के पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि जो उस टाइम भी दुनिया में दो खेमे थे, एक साम्राज्यवादी खेमा था, एक समाजवादी खेमा था, जो गुलाम देश से आज़ाद हुए, जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व सोवियत संघ करता था। तो सरकार साम्राज्यवाद के पास गई, अमेरिका जैसे, तो इन्होंने कहा कि हम आपको पैसा दे सकते हैं लेकिन टेक्निक नहीं देंगे, हमारी एमएनसी जा कर के आपके ढांचे को खड़ा कर सकती हैं। तो देश की सरकार ने विचार विमर्श करने के बाद ये पाया कि बड़ी मुश्किल से एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज इस देश में स्थापित किया, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ है, और अगर हम इस ट्रैप में फंस गए तो एक बार दोबारा से फिर ये देश गुलाम हो जाएगा और जो इस देश के जनता के सपने थे वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो सरकार ने निश्चित तौर से सेकंड जो ऑप्शन थी उसकी तरफ आर्थिक मदद की बात की और सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा करने की बात उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि उस समाजवादी खेमा की मदद से, आर्थिक और टेक्निक दोनों प्रकार की मदद से, और यहाँ हिंदुस्तान के संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस देश के अंदर सार्वजनिक ढांचा खड़ा हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि बिजली का नेटवर्क 1970 में सभी गांवों में, ढाणियों में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। बिजली की बात है, रेल की बात है, डाक की, तार की, हवाई जहाज़ की, और सीमेंट के कारखाने, लोहे के कारखाने, कोयला खदान, ये भारत पेट्रोलियम, ये जितना भी हमारा सरकारी ढांचा है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा का सारा ढांचा सार्वजनिक क्षेत्र में कि सरकारी क्षेत्र में होगा और जनता को ये तमाम प्रकार की सुविधाएं, चाहे हेल्थ की बात है, अब हेल्थ में देख लीजिए आप, एक 10 रुपये की पर्ची के बाद डॉक्टर फ्री आपको देंगे, दवाई का भी हम कहते हैं दवाई यहाँ से मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से स्कूल में मामूली सी फीस दे करके गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ करके आईएएस और ऊंचे रैंक पर, पदों पर जा सकता था, ऐसे मौके थे। तो ये चाहे एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, बिजली मतलब घर घर पहुंचाना, टेलीकॉम सेक्टर में पूरा काम हमने किया, पेट्रोलियम सेक्टर में काम किया, खनिज के सेक्टर में काम किया, मतलब तमाम ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अलावा सारे ये जो सरकारी ढांचा है वो खड़ा किया। तो ये जो ढांचा खड़ा किया, इसमें निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि इसने जो टारगेट तय किया था, जो लक्ष्य तय किए थे, उसको पूरा किया। एक तो रोजगार का सवाल है, करोड़ों लोगों को रोजगार इस पब्लिक सेक्टर ने, सरकारी क्षेत्र ने, इन सरकारी विभागों ने दिया है, और जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन थी उसी प्रकार से रोजगार, ये जब पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा हुआ, तो रोजगार, करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिला, और उनको रोजगार मिला तो उनका जीवन व्यापन बेहतर हुआ और उनकी जो खरीद की ताकत है वो बढ़ी, डिमांड पैदा हुई, वो कारखाने में गई, कारखाने चले, वहाँ भी रोजगार मिला, मतलब पब्लिक सेक्टर में भी, और ये जो उद्योग खड़े होते चले गए उस सेक्टर में भी करोड़ों लोगों को रोजगार, इसमें निश्चित तौर से देश की सरकार का ने जो ढांचा खड़ा किया हुआ और खूब विकास हुआ। देश में औद्योगिक क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, मतलब विज्ञान जो है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रांति हुई।
तो ये सारा ढांचा खड़ा किया, सारा का सारा रेल, डाक, तार, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सरकारी ढांचे में खड़ा हुआ और इसने जो लक्ष्य उद्देश्य दिया गया था लगभग वो लक्ष्य उद्देश्य उन्होंने पूरा किया। लेकिन 1990-91 में क्योंकि वो जो समाजवादी खेमा था जैसे ही वो कमज़ोर हुआ वो टूटा, जैसे ही वो टूटा और एक जो समानता की हम बात कर रहे थे, समाजवाद की तरफ जाने की जो बात हम सोच रहे थे, उसको एक झटका लगा और साम्राज्यवाद ने इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया कि देयर इज नो अल्टरनेट, टीना सब TINA, कि इन नव उदारीकरण की नीतियां जो 1990-91 में इस देश में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव की जो सरकार थी उस दौर में इन नव उदारीकरण की नीतियों को इस देश में इंट्रोड्यूस किया, लागू किया गया। और इस देश का जो ट्रेड यूनियन है, विशेषतः जो हमारी CITU है, उसने इस बात की पहलकदमी ली, उसने पहचान की। वो कुछ ज्योतिषी नहीं थे हमारे नेतृत्व के साथी, लेकिन जिस प्रकार से पूरी दुनिया में उन नीतियों के कारण से मजदूरों की हालत बन रही थी, किसानों की हालत बन रही थी, गरीबी की हालत बन रही थी, असमानता की हालत जो बन रही थी, उसको उसका विश्लेषण करते हुए ये विश्लेषण किया कि अगर इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करके अगर ये नव उदारीकरण की नीतियां, जिसको हम LPG की नीतियां कहते हैं, बहुमंडलीकरण और उदारीकरण, निजीकरण, ये 90-91 में शुरू हुआ और उन्होंने स्लोगन दिया कि देयर इज नो अल्टरनेट, LPG की नीतियों का कोई अल्टरनेट नहीं है। वो जो समाजवाद की बात करते थे, वो जो खेमा था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है, वो कोई मतलब फ्यूचर नहीं था और LPG की नीतियां ही, नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियां ही मतलब विकल्प है। ये विकास का एक मॉडल है पूरे देश में, दुनिया में ये विकास का जो मॉडल है वो ये नीतियां है, नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियां। लेकिन जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था, विशेष तौर से CITU ने जो उसको अंडरलाइन किया और हम सब ने मिलकर के कहा कि ये जो कह रहे हैं ये विकास का मॉडल किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की लूट को बरकरार रखने के लिए ये जो बॉर्डर हैं, सीमाएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के लिए खोला जा रहा है और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी आएगी तो निश्चित तौर से ये जो सारे हमारा पब्लिक सेक्टर है ये तबाह हो जाएगा और वो मुनाफा कमाने के लिए आ रहे हैं। सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो वित्तीय पूंजी है वो नहीं लगेगी। हमने कहा कि जो वो बोल रहे थे कि TINA, टीना, देयर इज नो अल्टरनेट, उस टाइम भी ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहा था, सोशलिज्म इज द अल्टरनेट, SITA, हमने उस स्लोगन को उभारने का प्रयास किया। लेकिन नव उदारीकरण की नीतियों का इतना जोर शोर से शोर मचाया गया और उसके खिलाफ हमने बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया। और हमें अच्छी तरीके से याद है कि जब नव उदारीकरण की नीतियां इस देश में लागू की गई तो उसके खिलाफ इस देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ और 1992 में हम देखते हैं, 92 में बहुत एक आंदोलन इन नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ चरम पर था। लेकिन एक घटना जो बार बार हम इस ट्रेड यूनियन आंदोलन में रेखांकित करते रहते हैं कि जो सांप्रदायिकता है, ये जो होता है, इससे हमारा जो आंदोलन है वो मजबूत होने के बजाय बिखर करके रह जाता है। जिस प्रकार से 6 दिसंबर को घटना घटी 1992 में, बाबरी मस्जिद को जिस प्रकार से ढहा, उसके बाद पूरे देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के शोले भड़के, तो हमारा उन नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन था वो जो ऊपर की तरफ जा रहा था और शासक वर्गों को, या ये कह लीजिए कि नव उदारीकरण की नीतियों के पैरोकारों को ये लग रहा था कि इस देश में ये निजीकरण की, उदारीकरण की, भूमंडलीकरण की जो नीतियां हैं ये इस देश में लागू करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन उस घटना के बाद
एक तरीके से माहौल चेंज हुआ और जो ट्रेड यूनियन के लिए जो माहौल चाहिए वो माहौल नहीं मिला। आपस में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और उसके बाद वो जो ताकतें थी निश्चित तौर से उनको लाभ मिला और धीरे धीरे करके वो सत्तासीन हुई। तो ये जो नवोदारीकरण की जो नीतियां लागू की तो उससे हम देख रहे हैं कि गरीब की और अमीर के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कुपोषण बढ़ता जा रहा है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। इसके आंकड़े भी हम आपको सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन साथियों को मालूम है ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो 10% सबसे धनी लोग हैं, टोटल धन दौलत के 70% के मालिक हैं, और टॉप के जो 1% सबसे धनी लोग हैं वो सबसे निचले जो हमारे 70% लोग हैं उनसे 4 गुना ज्यादा संपत्ति उनके पास है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये जो नव उदारीकरण की नीतियों का जो कह रहे थे कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो ये निश्चित तौर से ये मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया और अब इन नीतियों को पलटने की बजाय आक्रामक ढंग से इन नीतियों को आगे लागू किया जा रहा है। अब इस देश में आपने देखा कि 1990-91 के बाद जिस प्रकार से इन नीतियों को लागू किया गया उसके परिणाम हमारे सामने हैं। वो हर तरीके से मतलब ये विफल रही हैं। संकट बढ़ा है, आर्थिक संकट बढ़ा है, आर्थिक मंदी की चपेट में 2007-8 से ही देश आ रहा है। और जिस प्रकार से अब कोरोना, यहाँ इस बात का उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस इस देश में आया, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ 30 जनवरी को पहला केस पॉजिटिव केरल में आ गया था, लेकिन ये सरकार उसी टाइम आवश्यक कदम उठाने की बजाय, क्योंकि कोरोना वायरस तो विदेश से आया है और चाइना के वुहान से शुरू हुआ है और दिसंबर में ही सबको WHO को बताया चाइना ने कि वायरस काफ़ी खतरनाक है, इस पे हेल्थ रेड अलर्ट कर दिया जाए। तो WHO ने सब देशों को बता दिया कि इस तरीके से इस प्रकार का वायरस है और एहतियाती तौर पे आप कदम इसमें उठाइए। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के कोई फौरी कदम उठाने की बजाय वो दूसरे कार्यक्रम में ही लगे रहे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और नमस्ते ट्रंप के नाम से 24 फरवरी का कार्यक्रम आयोजन अहमदाबाद में हुआ, एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ और उस टाइम जब 24 फरवरी आती है तो पूरा चाइना और पूरा यूरोप वो पूरी तरीके से इस महामारी के चपेट में थे। और जो लोग वहाँ से आए, अमेरिका से लगभग 3000 लोग आए, यूरोप में जो गुजरात के लोग काम करते हैं वो भी उस आयोजन में शामिल हुए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आएंगे? तो ये लगातार एक्सपोज हो रहा है। तो उसके बावजूद भी, उस कार्यक्रम के बावजूद भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया। और जैसे सबको मालूम है कि उसके बाद MP की सरकार किस प्रकार से टूटे, ऐसी तिकड़ में जो है लगातार होती रही। और जब ये सुनिश्चित हो गया कि अब वो सरकार टूट गई है, फिर 19 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, जनता के लिए जनता कर्फ्यू हो गया। और 24 मार्च को 8 बजे जनता के नाम संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये देश 21 दिन तक लॉकडाउन पे है। और ये कहा कि जैसे महाभारत
हमने 18 दिन में उसमें जीत हासिल हुई थी, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत थी। हम 21 दिन में इस कोरोना के जंग हम जीत जाएंगे। मतलब कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही एक अनाउंसमेंट की। लेकिन हम देख रहे हैं कि 21 दिन के बाद में फिर आगे बढ़ा, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, और अब 1 फरवरी से 1 जून से अब अनलॉक फर्स्ट शुरू हो गया है, और 8 तारीख से 8 जून से और मतलब पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। सवाल ये इसमें पैदा हो रहा है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ और यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, 365 केस हैं 24 मार्च को, और आज 2 लाख से ऊपर केस चले गए। 365 केस पर पूरा लॉकडाउन कर दिया 2 महीने से ज़्यादा, और 2 लाख से ऊपर चला गया तो ये खोल दिया। तो बगैर तैयारी के लॉकडाउन और देशों में भी हुआ है, लेकिन वहाँ उसकी तैयारी की है। हफ्ता का 10 दिन का समय दिया गया है, लेकिन केवल और केवल हिंदुस्तान की सरकार ऐसी थी कि 4 घंटे के अंतराल में पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद जो स्थिति अप्रवासी मजदूरों की बनी है वो हमारे सबके सामने है। पैदल चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। श्रमिक जब जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया, पहले मौका नहीं दिया लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद वो जाना चाहते थे, ट्रेनें चलाई, और अब वो जो ट्रेनें जा रही हैं उसकी हालत क्या है, 90 घंटे में जा रही हैं, मजदूर मर रहे हैं। और दिल को दहलाने वाली तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं कि एक महिला जो है वो रेलवे प्लेटफार्म पर उसकी डेड बॉडी नीचे उतारी है, और उसका जो छोटा सा बच्चा वो कंबल के साथ उसको उठाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं। तो 12 से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक मंदी, लॉकडाउन से पहले जो जीडीपी लगातार गिर रही थी, अब वो 10 साल के निम्न स्तर पर पहुंच गई है, 3.1% पर पहुंच गई है। बेरोजगारी पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर थी, और अब ये जो 12 से 14 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, तो ये भयंकर तरीके से बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। तो ये जो कुछ हुआ है, अब इस सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के नाम संबोधित करते हुए बोला, आज भी प्रेस स्टेटमेंट है कि इस कोरोना से सरकार लड़ी नहीं, घबराई नहीं, इसको एक अवसर के रूप में हमने लिया है। और सरकार ये कह रही है कि अवसर के रूप में लिया है, निश्चित तौर से लिया है। हम भी इसको मानते हैं कि सरकार जिस काम को पिछले 6 साल में नहीं कर पाई, इस कोरोना की आड़ में जो वो बोलते हैं कि एक अवसर के रूप में लिया है, निश्चित तौर से जनता की खून पसीने की कमाई से, टैक्स पेयर के पैसे से जो ये पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ था, जिसने रोजगार भी दिया, विकास भी दिया, आत्मनिर्भरता भी दी, लेकिन आज इस कोरोना की आड़ में उस सारे सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह किया जा रहा है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के नाम संबोधित करते हुए बोला था, माननीय वित्त मंत्री जी ने वो पैसा किसको कहां मिलेगा, एक पूरा धारावाहिक चला। 5 दिन लग गए इतना भारी भरकम पैकेज को बताने के लिए कि किसको क्या मिलेगा, और टोटल करते करते 20 लाख करोड़ के बजाय लगभग 21 लाख करोड़ चला गया ऐसे। लेकिन जैसे वो पैकेज था, उम्मीद थी कि भाई इसमें बड़ा भारी भरकम है, जीडीपी का 10% बताएगा, लेकिन जैसे चिप्स का पैकेट होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, उसमें जिस प्रकार से खोलते हैं हवा निकलेगी तो नीचे दब जाएगा। तो वो जो भारी भरकम पैकेज था उसका विश्लेषण जब किया तो वो लगभग 2 से 3 करोड़ ही मिला, बाकी सारा का सारा लोन है। अब सरकार ये जब 5वें दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी कि अब हम ये हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसको निजीकरण के लिए खोल रहे हैं, अब इसको निजीकरण के लिए हम खोल रहे हैं,
और भाषण आगे क्या है कि लोकल को वोकल बनाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनेगा। इस स्लोगन के साथ अब हम नए भारत की कल्पना लॉकडाउन के बाद, इस महामारी के बाद उन्होंने कहा कि अब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और लोकल को ही वोकल बनाएंगे। लेकिन लोकल का हालत क्या है? जब वो बोल रहे हैं कि हम अब इस पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करेंगे, कोरोना का अवसर का लाभ हम उठा रहे हैं, तो आप देखिए एयर इंडिया को बेचने का फैसला कर लिया सरकार ने और 6 एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे हमने कोई अपनी कार खरीद रखी हो, उस कार को बेच दें और पार्किंग बनाना शुरू कर दें, तो पड़ोसी कहेंगे कि कार बेच दी है, पार्किंग बना रहा है, अच्छा मूर्ख आदमी है। तो इस देश की सरकार ने फैसला किया कि जो हिंदुस्तान की जो एयरलाइंस है एयर इंडिया, उसको हम बेचेंगे, निजी क्षेत्र में देंगे, निजीकरण करेंगे, लेकिन 6 एयरपोर्ट बनाएंगे। किसके लिए एयरपोर्ट बनाएंगे? तो जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो किसके लिए है? वो प्राइवेट एयरलाइंस के सामने रेड कारपेट बिछाने का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बीएसएनएल के मुकाबले में वोडाफोन, एयरटेल, जियो आदि आदि लेकर के आए। क्या करे थे? कंपटीशन होगा और जनता को इसका फायदा मिलेगा। कंपटीशन कैसा हुआ? 4G के लिए वो आंदोलन करते रहे बीएसएनएल एम्प्लॉय, 4G दे दे, यहाँ 5G आने को तैयार है। एक योजनाबद्ध तरीके से वो जो बीएसएनएल था उसका एक तरीके से उसको बैठा दिया और कर्मचारी वीआरएस लेने के लिए मजबूर कर दिए। वीआरएस लेने के बावजूद भी उनको जो उसका पैसा था वो नहीं मिला। अब ये क्या करें? अब बिजली के ऊपर हमला बोल रहे हैं। अब आप देखिए, जब पूरा देश इस कोरोना की जंग से लड़ रहा है, इस कोरोना की जंग में भी इस देश की सरकार को उस जनता की तकलीफ महसूस नहीं हो रही। उन अप्रवासी मजदूर जो लगातार मौत में के मुंह में जा रहे हैं, उनकी चिंता कितनी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी चिंता कम है और बिजली जैसा महत्वपूर्ण सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इसका निजीकरण कैसे होगा, इसकी चिंता फालतू है। 17 अप्रैल को ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली के जो निजीकरण का संशोधन बिल 2020 उसका ड्राफ्ट जारी कर दिया और कहा कि 21 दिन के अंदर सारे स्टेट इस पर अपने अपने सुझाव दें, या और जो स्टेक होल्डर हैं। क्या लॉकडाउन जब चल रहा है, कंप्यूटर की दुकान नहीं खुल रही, प्रिंट नहीं लिया जा सकता, इस माहौल में कौन उसका एग्जामिनेशन करेगा? तो इस देश में जो इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने कहा कि इसमें कोरोना खत्म होने के बाद 1 महीना चाहिए, लेकिन सरकार इतनी जल्दबाजी में है कि 5 जून तक का समय दिया गया आज तक, कि आज तक जिसने टिप्पणी देनी है वो दीजिए, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का हम निजीकरण करेंगे। और अगर ये निजीकरण होगा बिजली का, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी और बिजली गरीब की और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। जो स्टेट का क्षेत्र था, बिजली समवर्ती सूची में है, स्टेट और सेंटर दोनों की उसमें है, तो अब जो स्टेट पावर रेगुलेटरी कमीशन थे उनका कोई औचित्य नहीं है, सेंट्रल पावर रेगुलेटरी कमीशन हो जाएंगे। और सरकार ने पैकेज में क्या दावा किया कि 90,000 करोड़ रुपए हम वितरण कंपनियों को दे रहे हैं उनकी मजबूती के लिए। तो अब आप देखिए, 90,000 करोड़ की घोषणा करी, तो आप देखिए 90,000 करोड़ रुपए किसको दिए जाएंगे? किसको दिए जाएंगे? जिससे जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इन्होंने जो प्राइवेट, हमारे ये जो गौतम अदानी है, अनिल अंबानी है, यानी कि जो प्राइवेट बिजली बनाते हैं, उनसे बिजली खरीदी हुई है। उनकी पेमेंट 90,000 करोड़ रुपए के करीब है, जिसकी देनदारियां DHVPNL मतलब डिस्कॉम जो है उसको पैसा देनदारी है, जिसको नहीं दे पा रहे।
तो हिंदुस्तान की सरकार ने उनको पैसे देने के लिए उनकी जो उधार थी वो चुकता करो, इसलिए सेंटर की सरकार 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि आप जिससे बिजली ले रखी है, जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे, सरकार पैसा दे रही है, आप उनकी पेमेंट कर दीजिए। और घोषणा ये है कि हम डिस्कॉम को मजबूत करेंगे। लेकिन हम यहाँ सवाल दूसरा उठा रहे हैं कि सारे सरकारी विभागों पर सेंटर में और स्टेट्स में पूरे देश में 70,000 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर जो बिजली की वितरण कंपनियां हैं उनका बकाया है। अगर देश की सरकार उन सरकारी विभागों की मदद करती, वो पैसा हमारे पास आता, तो हमने 90,000 करोड़ का कर्जा लेने की क्या आवश्यकता थी, हम सीधे पेमेंट उनकी कर देते। लेकिन देश की सरकार को इस जनता की चिंता नहीं है, उन प्राइवेट लोगों को चिंता है कि उनके पैसे कैसे नहीं दिए जा रहे, उनको फायदा देने के लिए उस काम को कर दिया गया। और अब बिजली के बारे में यही कह रहे हैं, क्या करें, कंपटीशन होगा सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होगा, चीज सस्ती मिलेगी। जैसे बीएसएनएल की हालत है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की हालत भी इसी तरीके से होने जा रही है। अगर प्राइवेट लाइसेंसी इसमें आएंगे तो निश्चित तौर से दिक्कत हमारे सामने आने वाली है। और हमारे सामने का मतलब किसान की और गरीब की पहुंच से, क्योंकि हम 10 पैसे किसान को बिजली देते हैं प्रति यूनिट, और अब किसान को इतनी पड़ेगी, अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो सब्सिडी जो खत्म हो जाएगी, 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली पड़ेगी। 72,000 रुपये 15 HP की मोटर की कैलकुलेशन है कि 72,000 रुपये एक साल का पैसा उसको बिल में देना पड़ेगा, अर्थात 6,000 रुपये प्रति महीना। प्रति महीना 6,000 रुपये किसान बिल नहीं भर सकता, और अगर वो बिल नहीं भर सकता, निश्चित तौर से उसका कनेक्शन कटेगा। कनेक्शन कटेगा तो फसल बर्बाद होगी, फसल बर्बाद होगी तो किसान भी बर्बाद होगा, और गरीब जो आदमी जिसको हम सब्सिडीज रेट पर देते हैं वो भी बर्बाद होगा, उसको बिजली भी नहीं मिलेगी। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर, हम किसानी की गरीबों का इसमें दिक्कत आएगी और उद्योगपतियों को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस कोरोना की आड़ में उस बिल को भी धीरे से करके ये पास करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि अब जो डिफेंस सेक्टर है हमारा, डिफेंस सेक्टर में भी हम देखते हैं कि जो सेना के लिए गोला बारूद बनाने का काम करने वाले हमारे कारखाने हैं, उनका भी निजीकरण कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, निजीकरण नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हो साहब, आप निगमीकरण कर रहे हैं। तो सरकारी विभाग क्यों नहीं रहने देते, जब निगमीकरण क्यों कर रहे हो? अब आप देखेंगे कि जो हमारे ये सेना के गोला बारूद बनाने के जो हमारे कारखाने हैं, इसमें FDI 49% से बढ़ा करके 74% कर रहे हैं। खनिज के सेक्टर में वो भी, उसको भी निजीकरण के लिए खोल दिया। 500 जो हमारे खनन ब्लॉक हैं उनकी भी नीलामी करेंगे। और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, इसमें भी निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए 8100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला इन्होंने किया। और यहाँ तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो एक सरकार का एक अधिकार होता था, वो भी निजी कंपनियां भी सैटेलाइट छोड़ सकते हैं। और कोयला सेक्टर में भी सरकार का एक अधिकार खत्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारे हैं, एक तो ये काम जो पब्लिक सेक्टर हमने खड़ा किया था, जनता के खून पसीने से खड़ा किया था, उसमें ये सारे के सारे अब इनको निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। अब अगर ये निजीकरण इसका होता है तो क्या होगा? अगर निजीकरण होता है तो उदाहरण के लिए हॉस्पिटल सारे के सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। मतलब आज मांग उठ रही है कि चाहे बिजली है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, कोविड-19 कोरोना की जंग में अगर कोई खड़ा है तो सरकारी क्षेत्र खड़ा है। सरकारी कर्मचारी, उसके डॉक्टर, उसके नर्स, उसका मेडिकल, उसका पैरामेडिकल स्टाफ और एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारी इस कोरोना की जंग में खड़े हुए हैं। मांग उठ रही है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन सब को सरकार अपने क्षेत्र में ले, अधिकार क्षेत्र में ले, इनका राष्ट्रीयकरण करे। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इन सब को राष्ट्रीयकरण होना चाहिए सरकार के क्षेत्र में। एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों के दोनों सरकार बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिल्कुल मुफ्त में
इस देश की जनता को दे। टैक्स लेते हैं आप, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करने की बजाय फ्रांस की सरकार ने मतलब इसको किया है हेल्थ को, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इस कोरोना की आड़ में जो क्रेडिट हमारे को सार्वजनिक क्षेत्र के एम्प्लॉइज को मिला है, जो लगातार आलोचना का शिकार रहते थे सरकारी कर्मचारी, इस कोविड-19 की जंग में उन्होंने दिखाया और जनता का विश्वास जीता और जनता ने पुष्प बरसा करके उनका हौसला बजाई की है, उनको एप्रिशिएट किया है कि आज प्राइवेट सेक्टर कहीं भी नहीं खड़ा, आज सरकारी क्षेत्र खड़ा है, सरकारी हॉस्पिटल खड़े हैं। अगर कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकार के डॉक्टर, उनके नर्स, ये सारे के सारे लड़ रहे हैं। और ये 60 करोड़ के करीब खर्चा बताया गया है कि फूल बरसाने के लिए एम्स के डॉक्टरों के ऊपर, तमाम मतलब ये मेडिकल पैरामेडिकल के स्टाफ है, उनके लिए फूल बरसाए गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम हरियाणा में देख रहे हैं 10,000 से ज़्यादा 3200 सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, माली, धोबी, चपरासी, लिफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, लगभग 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से एक साथ 2020 से निकालने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और जब सरकार से पूछते हैं, कल पूछा हमने सरकार से, तो उन्होंने कहा कि वो निकलेंगे, दूसरे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। मतलब पिछले 3-4 महीने से जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सारा अनुभव है, आप उसको निकाल करके दूसरे आदमी को फिट करके उनकी रोजी रोटी को छीनने हुए, तो उनको अनुभव प्राप्त है, चाहे क्लास 4 का कर्मचारी क्यों नहीं है, उसको मालूम है कि कोविड-19 के केसों से, पॉजिटिव केसों से किस प्रकार से बचाव करना है। एक नया व्यक्ति आएगा तो क्या होगा। तो अब इस कोरोना के आड़ में आप देखेंगे BSNL, वो जो लोकल को वोकल बनाने की बात करते थे, BSNL तो सरकार की कंपनी लोकल ही थी, एयर इंडिया भी सरकार की थी, BHEL भी सरकार की थी, ONGC भी सरकार की थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी सरकार थी। ये कोयला, खनिज, ये तमाम प्रकार के सारे इस पब्लिक सेक्टर को तबाह करने में, इसको प्राइवेट सेक्टर में इसका निजीकरण करने में जुटे हुए। और अगर इसका निजीकरण होगा तो आज सरकारी अस्पताल हैं, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहे तो प्राइवेट की जो फीस आज है वो फीस तब नहीं रहेगी जब सरकारी क्षेत्र नहीं होगा। अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो वो जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो किसी कानून कायदे को नहीं मानते, हरियाणा एजुकेशन एक्ट को नहीं मानते, शिक्षा नियमावली 2003 को नहीं मानते, गरीबों को एडमिशन नहीं देते, तो वो जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी नहीं होगी जितनी आज है। मन मर्जी की मतलब उनकी फीस होगी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल बंद होते हैं तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं होगा और इलाज के बिना मरने की जो स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। रोजगार का करैक्टर इस निजीकरण की नीतियों ने बदला है। जहां पहले काम पक्का था, कर्मचारी पक्के थे, लेकिन आज काम पक्का है, कर्मचारी कच्चे हैं। सफाई जैसे काम है, आप देखिए इतना रिस्क का काम है, फायर के जैसे काम है, बिजली जैसे काम है, मतलब काम पक्का है, कर्मचारी कच्चे हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाने वाले ही मतलब कच्चे हैं। तो ये रोजगार का करैक्टर बदल दिया। और अब श्रम कानून जिस प्रकार से बदलने की बात कह रहे हैं, तो पूरी तरीके से जो मजदूर हैं वो बंधुआ बन करके रह जाएंगे और जितनी भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं ये बाजार के हवाले हो जाएंगी। और बाजार तो जिसकी जेब में पैसा होगा उसको फैसिलिटी मिलेंगी। और इस देश में जो आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, उसके हिसाब से लोग आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। उनकी जो हालत है वो बद से बदतर और हो जाएगी। मतलब चाहे किसानों की बात है जो निजीकरण के इम्पैक्ट प्रभाव आ रहे हैं, चाहे हमारे गरीबों की बात है, एजुकेशन की, हेल्थ की, इनकी तमाम जो मैंने बताया, ये सारे के सारे बाजार के हवाले सुविधाएं हो जाएंगी। तो पैसा जिसके पास होगा, कोई सब्सिडी नहीं होगी, वही उस चीज को खरीद सकता है। कुल मिलाकर के अपना पल्ला झाड़ करके सरकार अब वो जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, सरकार ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी है विशेष तौर से कोविड-19 के अंदर, इसका अवसर का लाभ उठा करके जो सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। एक तो एक कर्ज निर्भर भारत होगा, दूसरा पूंजीपतियों का निर्भर भारत होगा। पूंजीपतियों के हकों में ही सारे कुछ काम हो रहे हैं। तो इसलिए हम सब ने मिल करके,
चाहे वो कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, चाहे छात्र है, चाहे किसान है, इन सब ने मिल करके इन पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, इस निजीकरण के खिलाफ इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, ये पब्लिक सेक्टर सरकारी विभागों को बचाने की लड़ाई ना केवल कर्मचारी की है, ये आम जनता की है, गरीब की है, किसानों की है, मजदूरों की है। अगर पब्लिक सेक्टर बचेगा तो ये सुविधाएं हमें मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा, और पब्लिक सेक्टर अगर ये बेचने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर से रोजगार भी जाएगा, ये आवश्यक सुविधाएं भी जाएंगी, और हमारा जीना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब मिल करके इस बात के संकल्प लें कि 22 तारीख को जो अभी गई है, पूरे देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने छोड़ करके इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए श्रम कानूनों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकाला है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से उसको सपोर्ट मिला है, तो जो सरकार और आरएसएस की समर्थित यूनियन है बीएमएस, उसको भी कहना पड़ा कि 10 तारीख को हम पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए हम भी आंदोलन करेंगे। ये उस आंदोलन के दबाव में ही सारी है। और जो पहले मिल करके लड़ रहे थे, आज हमारे मांग पत्र का विरोध नहीं कर सकता बीएमएस, लेकिन अलग सरकार की गोदी में जाकर के बैठ रहा है, तो उसको भी कहना पड़ा है, क्योंकि जनता का जो दबाव है वो निश्चित तौर से आगे आ रहा है। और हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए हम निश्चित तौर से मिलकर के कार्य करेंगे और सरकार के मंसूबे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर सीआईटीयू का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस विषय पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। धन्यवाद। शेर